So next paper we are starting JEE Advanced 2019 paper 1 chemistry paper. So first question is given the green color produced in the borax bead test of chromium. हमें पता है कि जो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ मेटाबोरेट फॉर्मेशन. अगर आपको रिएक्शन में समझाऊं तो Na2B4O7 को अगर हम हीट करते हैं तो इससे दो कंपाउंड बनते हैं NaBO2 एंड B2O3. सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड. दिस इज कॉल्ड सोडियम मेटाबोरेट and B2 is boric anhydride. Sodium metaborate and boric anhydride. ये दोनों सब्सटेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट के लिए. तो किसी भी सब्सटेंस का अगर बोरेक्स बीट टेस्ट देखा जाता है तो इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट. यहाँ जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CaBO2 होल ट्वाइस क्रोमियम मेटाबोरेट. आप उसको जनरलाइज करके याद रख सकते हो. बोरेक्स बीट टेस्ट में जितना भी कलर आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ मेटाबोरेट कंपाउंड. तो इसमें मेटाबोरेट अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा वैलेंसी सॉरी मेरी फॉल्ट होगी, तो इट शुड बी BO3 होल थ्राइस. क्रोमियम वैलेंसी इज 3 गिवन प्लस 3 सॉल्ट है. सो मेटाबोरेट सॉल्ट लिखेंगे तो इट इज CrBO2 होल थ्राइस. तो इसके हिसाब से इसका आंसर ए मार्क कर देंगे. तो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ए. Then the next question, it's given calamine, malachite, magnesite and cryolite respectively are. तो आपको सारे ओर्स प्रिडिक्ट करते हैं. मैंने आपको मेटलर्जी का एक लेक्चर दिया था, उसमें सारे ओर्स की लिस्ट बता के दी थी आपको फाइंड की. वो ठीक से लर्न कर लेना है क्योंकि ये कॉमन सवाल है जो बहुत बार आ रहा है. सो कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट. अगर सिर्फ फॉर्मूले में लाते जाए तो कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट. मेलाकाइट इज कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. Then magnetite is Fe3O4 and cryolite is Na3AlF6. तो आपको कोई भी एक भी फॉर्मूला ठीक से मालूम चलेगा तो काम बनेगा क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो. जैसे आपको अगर क्रायोलाइट फॉर्मूला याद है Na3AlF6 तो ऑप्शन ए खत्म. मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 आ जाएगा तो उससे ऑप्शन डी भी खत्म हो जाएगा. उसके बाद आपको बस कैलामाइन अगर कार्बोनेट और याद आ गया तो आपका काम बन जाएगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. In this case, your answer is C. Clear? Then question number 3. It's given molar conductivity of an aqueous solution of sodium stearate, which behaves as a strong electrolyte, is regarded as varying concentration of sodium stearate. तो आप जानते हो ये सोप की कैटेगरी है. सोप की कैटेगरी है तो इसका मतलब इसके अंदर मेसल फॉर्मेशन की कंडीशन होगी. Which one of the following plots the correct representation of micelle formation of the solution? तो आपको पता है कि सबसे पहले जो सोडियम स्टेरेट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा. एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द बिहेवियर ऑफ लैम्डा m इज लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a√c. सो इन स्टेप 1 it will decrease because for strong electrolyte molar conductivity varies with lambda m equal to lambda at infinite dilution minus a√c. So plot of lambda m against √c अगर बना रहे हैं तो molar conductivity डिक्रीज होते हुए जाएगी. और जैसे ही CMC पे पहुंचेंगे तो यहाँ से आपका एसोसिएटेड क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा. और अगर एसोसिएटेड क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा तो नंबर ऑफ आयन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएंगे. और जब नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज कर जाएंगे तो इमीडिएटली मोलर कंडक्टिविटी में सडन डिक्रीज आ जाएगा. तो पहले मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही होगी और फिर सडनली डिक्रीज कर जाएगी. तो उसके बेसिस पे आप देखो ऑप्शन सी फिट हो रहा है क्योंकि डिक्रीज वाले ऑप्शन सिर्फ सी और डी हैं और सीएमसी के बाद फर्दर डिक्रीज करेगा इसलिए डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा. उसका आंसर हो जाएगा सी. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो आपको सबके कॉन्जुगेट बेस पर आके देख लेना है. सबके कॉन्जुगेट बेस बना के देख लो आप और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो फटाफट. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में CO माइनस का अपना इंटरनल प्रेजेंस रहेगा और जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी. अब द टेक्निक इसके जो ग्रुप लगे हुए उनके इफेक्ट देख लो. तो उसका सबसे ज्यादा माइनस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. इस पे sp2 कैरेक्टर है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर है. यहाँ बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज एंड OMe है तो इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्निफिकेंटली गुड होगी. तो ये कुछ हद तक सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में भी जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा. बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर जो रहेगा
और ये आपका प्लस आई कैरेक्टर लगाएगा तो सबसे कम एस्टेरिक स्ट्रेंथ इसी में आएगी। तो इफ यू राइट द ऑर्डर इट शुड बी 1 2 3 एंड 4। इसका sp कैरेक्टर की वजह से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका sp2 कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। बेंजीन के केस में OMe की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक पावर sp2 कार्बन से कम कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे तो प्लस आई कैरेक्टर काम कर रहा है, ये एस्टेरिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। सो विद दिस वी कैन राइट आंसर बी। सर सर इसमें जो थर्ड वाला है उसका हम प्लस एम नहीं देखेंगे? देखेंगे ना, तो उसकी एस्टेरिक स्ट्रेंथ उससे कम हो रही है, बट प्लस एम कैरेक्टर इतना नहीं होता कि वो उसको प्लस आई से ज्यादा काउंट करे, क्योंकि जो बेंजीन है उसका माइनस आई भी काम करता है। अगर आपको याद हो, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में बेंजोइक एसिड को ज्यादा एसिडिक मानते हैं। Then next question, question number 5. It's given tin chloride Q undergoes the following reactions not balanced. तो सबसे पहले क्लोराइड आयन से रिएक्शन करा के X बनाया है, Me3N से रिएक्शन करा के Y बनाया है, और CuCl2 से रिएक्शन करा के Z फॉर्म किया है। X is a monoanion having pyramidal geometry. Both Y and Z are neutral compounds. Choose the correct options. So in this case first we write the reactions. तो starting compound अगर हम SnCl2 ले रहे हैं तो ये Cl- से रिएक्ट करके SnCl3- बना सकता है, और SnCl3- का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक CCl3-, सो इट विल बी sp3 पिरामिडल। तो उसका आंसर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपके लिए। अगले वाले केस में SnCl2 जो है हमारे पास, उसके पास NMe3 है, तो SnCl2 में टिन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट किया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई ये भी ठीक हो गया। इसके बाद अगले केस में देखो SnCl2 की रिएक्शन CuCl2 से करा रहे हैं, और आपको देखो रेडॉक्स रिएक्शन दिख रही है, क्योंकि राइट साइड में कॉपर का +1 ऑक्सीजन स्टेट कर दिया गया है, तो उसका मतलब ये SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा होगा, और ये CuCl, ये +2 से +4 ऑक्सीडेशन हुआ, और ये +2 से +1 रिडक्शन हुआ, सो इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। सो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ Z, ये आपका Z है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 10 अगर चेक करेंगे तो +4 आ जाएगा, तो C इनकरेक्ट हो गया। इसका लिखा है सेंट्रल एटम ऑफ Z हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 क्लोरीन से बॉन्ड बन गया तो उसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी। ठीक। Then to the next question, it's given fusion of MnO2 with KOH in presence of oxygen produces a salt W. Alkaline solution of W upon electrolytic oxidation yields another salt X. The manganese containing ion present in W and X respectively are Y and Z. Correct statement about these. तो देखो, पहले आपको पता है फ्यूजन मिक्सचर वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि MnO4 के केस में या मैग्नीज के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये वही रिएक्शन दी जा रही है हर बार, इसको ध्यान से समझ लो। तो अगर हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में MnO2 का फ्यूजन कराते हैं KOH के साथ, तो इससे जो पहला कंपाउंड बनता है ग्रीन कलर K2MnO4 बनता है। इन दिस प्रोसेस इट विल फॉर्म K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। दिस इज अ ग्रीन कलर सब्सटेंस। ठीक है, K2MnO4 will be formed and it's a green color substance। इसके बाद उसने बोला हुआ है कि जो W है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उससे X बन रहा है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराने से ये कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 में, ये आपके लिए X हो गया। उसका लिखा था मैग्नीज कंटेनिंग आयंस प्रेजेंट इन W एंड X आर Y एंड Z रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे MnO4 2- हो गया, ये आपके लिए Y हो गया, और यहाँ पे MnO4- हो गया, ये Z हो गया आपके लिए। पहले मैंने सारे आयंस मार्क कर दिए, इनको जरा एलिमेंट्स मार्क कर दिया, ध्यान से देख लीजिए। तो X हो गया KMnO4, W हो गया K2MnO4, Y हो गया MnO4 2-, Z हो गया MnO4-। अब क्वेश्चन पूछा है द एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन Y अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव Z एंड MnO2। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम K2MnO4 का डिस्प्रोपोर्शनेशन कराएंगे, या उसने आयन के लिए बोला हुआ तो आयन से लिखो, एक ही बात है। तो अगर हम MnO4 2- का डिस्प्रोपोर्शनेशन कराएंगे तो इस प्रोसेस से MnO4- और MnO2 बन जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट +6 से +4 और +6 से +7 कन्वर्ट हुआ है, सो इट इज डेफिनेटली अ डिस्प्रोपोर्शनेशन। नेक्स्ट इट इज व्हेन बोथ Y and Z आर कलर्ड एंड टेट्राहेड्रल शेप। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो।
तो MnO4 2 minus is of green color, sp3 hybridization tetrahedral. This is MnO4 2 minus, this is of green color, and MnO4 minus, if you will draw, it is also of tetrahedral shape, and this is of pink color. तो उसने लिखा Y and Z are colored and have tetrahedral shape, ये भी करेक्ट हो गया. That's given Y is diamagnetic in nature while Z is paramagnetic. तो अब ये देखो उल्टा हो गया आपका, ये Y है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +6 है, तो उसमें एक D1 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, और ये Z है, ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज +7 कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो D0 स्टेट होगी. So MnO4 minus will be diamagnetic, MnO4 2 minus is paramagnetic, so Y is paramagnetic and Z is diamagnetic. उल्टा लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट C इनकरेक्ट हो गया. D में लिखा है in both Y and Z pi bonding orbital between p orbital of oxygen and d orbital of manganese. तो ये फिर से करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे p pi d pi बॉन्ड्स होंगे, तो उसका करेक्ट आंसर बनेगा A, B and D. अगर आप इसको केयरफुली मार्क करेंगे तो Y एंड Z के अंदर पाई बॉन्डिंग जो है वो p पाई d पाई टाइप की बॉन्डिंग है, तो D भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. तो उसका करेक्ट आंसर हम लोग मार्क करेंगे A, B एंड D. ओके. Now to the next questions given, choose the reactions from the following options which has the standard enthalpy of reaction equal to the standard enthalpy of formation. तो आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या क्या चेक करना होता है, कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एलिमेंट से फॉर्म होना चाहिए. दूसरे स्टेप में जो एलिमेंट्स लिए गए हैं वो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में होने चाहिए, और प्रोडक्ट का 1 मोल फॉर्म करना चाहिए. तो इस केस में देखो 2 मोल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता. इस केस में 1 मोल फॉर्म कर रहे हैं, ये सही लिखा हुआ है. इधर कार्बन गैसियस फॉर्म में ले लिया गया है, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट शुड बी इन थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म. कार्बन का गैसियस फॉर्म थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होता है, ये भी इनकरेक्ट हो गया. अगले केस में देखो 1 मोल ओजोन बन रहा है, बिल्कुल ठीक है. एलिमेंट ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में लिया, ये भी करेक्ट है, तो ये एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है. उसके अगले वाले केस में देखो SO2 का 1 मोल फॉर्म कर रहे हैं, परफेक्ट है. ऑक्सीजन गैसियस में लिया, ये भी करेक्ट है, और सल्फर सॉलिड फॉर्म में लिया है, तो ये भी करेक्ट है. तो इसका आंसर जो है वो CND हो जाएगा. दो तीन बातें चेक करनी होती हैं. पहला, प्रोडक्ट का 1 मोल फॉर्म करना होता है. दूसरा, एलिमेंट्स थर्मोडाइनमिकली मोस्ट एलिमेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करना होता है. और तीसरा, एलिमेंट जो है वो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में होने चाहिए. यहाँ पे कार्बन गैसियस इज नॉट थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म. थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म, और पहले वाले केस में 2 मोल बनाया हुआ है. यहाँ पे इट शुड बी फॉर 1 मोल, इट शुड बी फॉर 1 मोल वाटर. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट होने के पीछे रीजन समझ में आ गया. अब आपको अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पहले डिस्कस किए, तो एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन जे एडवांस ने पहले भी पूछा हुआ है. देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. 8 इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द इक्विलिब्रियम. तो देखो आपको पहले दोनों के फॉर्मूले लिख लेने. तो URMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो 3/2 RT लिख सकते हो. बहुत वेरिएशन करना है तो एवरेज वेलोसिटी यूज करके भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनलिटी में ही आएगा. पहले केस में लिखा है URMS डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम्स, तो करेक्ट आंसर हो गया. अगले केस में लिखा है E एवरेज इज डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, ये इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट गिवन एवरेज इज E एवरेज एट द गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास, ये करेक्ट हो गया. फॉर्मूला देख लो. URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ये भी करेक्ट हो गया. तो इसका आंसर मार्क कर देंगे हम लोग ACD. ठीक है. E एवरेज डबल होगा अगर टेम्परेचर डबल करेंगे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर B इसका रॉन्ग है, तो इसका आंसर बनेगा ACD. ठीक है.
Next question is given each of the following options contains a set of 4 molecules. Identify the option where all 4 molecules possess permanent dipole at its room temperature. तो सबके केस में डाइपोल चेक करना है, तो आपको पता है BeCl2 लीनियर होता है, जीरो डाइपोलमेंट, तो केस छोड़ दो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अभी मैं आपको सब चेक करके दिखाई देता हूँ। BeCl2 का डाइपोलमेंट जीरो, कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोलमेंट जीरो, BeCl3 का डाइपोलमेंट जीरो, केवल क्लोरोफॉर्म का डाइपोलमेंट नॉन जीरो आएगा। This case dipolement 0, this case also dipolement 0, this case also dipolement 0, this case dipolement non-zero. After that it is given NO2. NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, सो उसका डाइपोलमेंट नॉन जीरो लिख सकते हैं आप। NO2 के केस में ये स्ट्रक्चर बनेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो नॉन जीरो डाइपोलमेंट। और रूम टेम्परेचर पर पूछा है तो उसको डाइमराइज नहीं करना है। उसके बाद NH3 दिया हुआ है आपको, तो इसके पास भी परमानेंट डाइपोलमेंट आएगा, तो उसका डाइपोलमेंट भी नॉन जीरो वैल्यू होगी। POCl3 फील्ड ड्रॉ, तो इसके भी सारे वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे, तो इसका डाइपोलमेंट भी नॉन जीरो होगा। और CH3Cl ड्रॉ करेंगे तो इसके पास भी डाइपोल वेक्टर बने रहेंगे, बिकॉज H और Cl का वेक्टर कैंसिल नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो डाइपोलमेंट। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हो गया। फिर BF3, ओजोन, SF6 और XgF6 चेक करेंगे, तो BF3 का डाइपोलमेंट जीरो आएगा। तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन में कितने मॉलिक्यूल्स के डाइपोलमेंट आपसे चेक करवा लिए हैं। 16 मॉलिक्यूल्स जिनके डाइपोलमेंट आपको वेरीफाई करने। और तो जल्दी करना है तो एक एक केस चेक करते जाओ और छोड़ते जाओ। ओजोन के केस में डाइपोलमेंट नॉन जीरो है। SF6 के केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, डाइपोलमेंट अगेन नॉन जीरो। तो आप देखो सवाल जल्दी आप केवल तभी कर पाओगे जब आपको तुरंत ज्योमेट्री क्लिक करेगी। XgF6 का डाइपोलमेंट नॉन जीरो आएगा क्योंकि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑल्दो वो स्टीरियोकेमिकली इनर्ट ऑर्बिटल में होता है, बट शेप फिर भी डिस्टॉर्ट हो जाती है, इसका डाइपोलमेंट नॉन जीरो आएगा। तो उसमें एक केस जीरो वाला इंक्लूडेड है BF3 और एक SF6, इसलिए इसको ऑप्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। Then the last option if we'll check, it is SO2. SO2 is again bent shape, its dipolement is non-zero. C6H5Cl if we'll write, then there is one Cl, so its dipolement is also non-zero. Then H2Se is there, it's also bent shape, so dipolement non-zero. And BRF5 is pyramidal shape, like this, carrying a lone pair of electron, so its dipolement is also non-zero, so this is also answer. That's why here answer will be B and D. Okay. Then to the next question. Next question is given in the decay sequence, uranium, thorium, and then further different elements करते करते लास्ट में थोरियम तक पहुंचाया। पहले एक X1, X2, X3 पार्टिकल्स या रेडिएशन है जो कि by respective isotopes. The correct options are, it's given X1 will deflect towards negatively charged plate. तो आपको जरा पहले X1, X2 चेक करना है। तो सबसे पहले केस में देखो 92 थोरियम जो है हमारे पास, 92 यूरेनियम जो है 238, उसके डिके के बाद देखो आप एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम और मास नंबर 4 यूनिट कम हो गया, तो ये अल्फा डिके हुआ है, तो आपको पता चल गया X1 अल्फा है। और अगर X1 अल्फा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारे लिए। अगले वाले केस में देखो ये थोरियम से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जा रहा है, मास नंबर सेम है, तो ये बीटा डिके होगा, तो यहाँ से X2 पता चल गया बीटा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अगले वाले केस में देखो जो नेक्स्ट एलिमेंट बना रहे हैं दैट इज Z, उसका मास नंबर 234 मेंटेन रखा हुआ है, और उसके बाद देखो फिर से ये थोरियम में कन्वर्ट हुआ है, एटॉमिक नंबर 90 हो गया और मास नंबर 230 हो गया। तो आप देख सकते हो मास नंबर अगर 4 यूनिट कम हुआ है तो देयर इज सर्टेनिटी अल्फा डिके, यहाँ से अल्फा डिके हुआ है तो आपके लिए X4 जो है वो अल्फा हो गया। अगर X4 अल्फा हो गया है तो जनरली एटॉमिक नंबर 90 अचीव करने के लिए पहले यहाँ पे एटॉमिक नंबर 92 होना चाहिए, तभी एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम, मास नंबर 4 यूनिट कम होगा। और फिर अगर हमारा एटॉमिक नंबर 1 यूनिट और बढ़ाया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से फिर बीटा डिके हुआ होगा, तो X3 जो है वो बीटा है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया X1 इज अल्फा, X2 इज बीटा, X3 इज बीटा एंड X4 इज अगेन अल्फा। तो उसमें X3 इज गामा रेस, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड Z इज आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर मैच कर रहा है, तो ये दोनों आइसोटोप हो गए, तो ये भी करेक्ट हो गया। सी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे ऑप्शंस के बेसिस पे अगर आंसर लिखेंगे तो आंसर इज A B D।
इसका सी आंसर इनकरेक्ट है, इट्स ABD. Then the next question is given, which of the following statement is are true? Monosaccharides cannot be hybridized to give polyhydroxyaldehydes and ketones. So monosaccharides का further hydrolysis नहीं होता, ये इसकी definition है. So by definition you can say first option is correct. Disaccharides and polysaccharides की केवल hydrolysis होती है, monosaccharide की further hydrolysis possible नहीं है. Next it is given, oxidation of glucose with bromine water is glutamic acid. ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि ब्रोमीन वाटर का ऑक्सीडेशन डिफरेंट है. ग्लूटामिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से बनेगा, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड लिखा हुआ है, दिस इज नॉट ग्लूकोनिक एसिड, एक्चुअल प्रोडक्ट इज ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड इज एन अमाइनो एसिड, जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर लिख दिया आपके लिए. सो इट्स एन अमाइनो एसिड कैरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सो दिस इज इनकरेक्ट. हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स द डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज, ये आपको क्लियरली पता है, ये आपका इन्वर्जन ऑफ शुगर होता है. C12H22O11 की अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है. ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, फ्रक्टोज लेवोरोटेटरी और सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ शुगर जैसा कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व होता है. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया. लास्ट में गिवन है 2 हेलिक्स 6 मेंबर हेमिसाइक्लिक फॉर्म ऑफ D प्लस ग्लूकोज आर एनोमर्स, ये भी ठीक है. ग्लूकोज के 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनोमरिक फॉर्म होते हैं, क्योंकि एनोमरिक कार्बन के अराउंड ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, रेस्ट ऑल इज सेम. एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है और ये बीटा डी ग्लूकोज होता है. बाकी स्ट्रक्चर वेरीफाई कर लीजिएगा, ये एनोमर्स ही होते हैं आपके लिए. तो इसका मतलब ये भी आंसर सही हो गया आपके लिए. तो अपना आंसर हो जाएगा ACD. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A, C and D. क्लियर, क्योंकि इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जो फॉर्म बनेंगे वो दोनों एनोमरिक फॉर्म होंगे. सो आंसर करेक्ट इज A, C and D. ठीक. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12. इट्स गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. अपने पास एक कंपाउंड है C6H10O, जिसकी MEMGBr वाटर से रिएक्शन करा के Q बना रहे हैं, क्योंकि HCl की रिएक्शन करा के मेजर प्रोडक्ट S बन रहा है, क्योंकि 20% H3PO4 के साथ रिएक्शन करा के 360 डिग्री सेल्सियस पे R मेजर बना रहे हैं. फिर R की रिएक्शन HBr बेंजोइल पेरोक्साइड से U, और निकेल हाइड्रोजन से रिडक्शन करा के फिर BrHNO से रिएक्शन करा के T बना रहे हैं. इसमें आपको सारे कंपाउंड प्रेडिक्ट करने हैं. ओके, तो देखो पहले क्लू से आपको समझ आ रहा होगा कि सारे ऑप्शंस पहले एक बार ध्यान से देख लो. सो इन द ऑप्शंस यू कैन इजीली सी कि सब 6 मेंबर साइक्लिक रिंग दे रखी है, तो हम स्ट्रक्चर वहीं से प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि C6H10O के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं. तो अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट हम पहला चीज़ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इसमें 6 कार्बन की रिंग जरूर है. अब फॉर्मूला चेक करो तो इट इज C6H10O, तो इसके हिसाब से इसमें 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बनना चाहिए. ठीक है, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चाहिए, तो एक रिंग से हो गया, तो एक डबल बॉन्ड O से आएगा. तो स्टार्टिंग कंपाउंड ये होना चाहिए हमारे पास. अब आप एक एक करके चेक करते जाओ, मैं सारे स्ट्रक्चर्स आपके लिए लिखता जा रहा हूँ ध्यान से. तो नाउ लुक एट द ऑप्शंस. सबसे पहले मैंने आपका स्टार्टिंग कंपाउंड लिख दिया. अब आप एक एक करके चेक करो. तो सबसे पहले जो Q बनेगा यहाँ पे रिग्नार्डी एजेंट की रिएक्शन से, वो एक अल्कोहल बनेगा, जिसमें एक OH और एक Me कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका Q हो गया. Q की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl से करा रहे हैं और दूसरी तरफ देखो H3PO4 से करा रहे हैं, तो इसका मतलब एक तरफ सब्स्टिट्यूशन और एक तरफ एलिमिनेशन प्रेफर करना है. तो व्हेन 20% H3PO4 विद हीट दे रखा है, तो इस साइड में एलिमिनेशन लेंगे, मतलब R जो है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है और ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है. ये मैं पहले ही से क्लू से चेक करना पड़ेगा. तो इसके केस में जो S लिखेंगे वहाँ पे Cl सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आपका S हो गया. और R के केस में एलिमिनेट करा देंगे, तो ये आपका R हो जाएगा. R की रिएक्शन जब हमने HBr बेंजोइल पेरोक्साइड से कराएंगे, यानी कि एंटी मॉर्गोनिकॉफ एडिशन होगा. तो एंटी मॉर्गोनिकॉफ एडिशन से आपका Br ऐड होगा इस साइड पे, तो ये आपका U हो गया. और निकेल हाइड्रोजन से रिडक्शन कराने के बाद जब आप ब्रोमिनेशन कराएंगे, तो ब्रोमिनेशन विल टेक प्लेस एट मोस्ट स्टेबल रेडिकल, तो आपका ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट ये आएगा. ये आपका T हो गया. पहले मैंने सारे ऑप्शन सेट कर दिए.
इनिशियल कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमने नीचे के ऑप्शंस देख के पहले प्रेडिक्ट किया है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में इस बात का ध्यान रखना होता है, अननेसेसरी सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, पहले फटाफट चेक करा जाता है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सारे ऑप्शंस देख लो, सब में 6 मेंबर रिंग दे रखी है कॉमन, तो उसका हमारा पहला क्लू होगा कि हम 6 मेंबर रिंग से स्टार्ट करें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करके हमने चेक कर लिया कि दिस इज वुड बी हेक्सेनोन, और अब हमने ऑप्शन चेक करने स्टार्ट करने हैं। सो नाउ इफ यू चेक ऑप्शन, पहले ऑप्शन में एस का स्ट्रक्चर देखो आप मैच करो, एस मैच नहीं कर रहा है, गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन में देखो यू दे रखा है आपको बी आर, ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बी आर उसमें एडजेसेंट पोजीशन पे आना चाहिए था। इसके बाद सी ऑप्शन में एस स्ट्रक्चर अगर आप मैच कराओगे तो इट इज मैचिंग, ये करेक्ट है। यू वाला स्ट्रक्चर मैच कराओगे तो ये भी करेक्ट है, इसका मतलब सी आंसर हो गया। डी वाले केस में देखो यू मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है, और टी भी मैच कर जा रहा है, ये भी सही है, तो इसका आंसर सी एंड डी हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे पेपर देख के आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि आपको क्विकली रिएक्शंस रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। चलो, then the next question is numerical type questions giving among B2S6, B3N3S6, N2O, N2O4, H2S2O3, H2S2O8 the total number of molecules containing covalent bond between two atoms of similar kind। तो आपको सबके स्ट्रक्चर्स फटाफट मालूम होने चाहिए। तो B2S6 के केस में आप देखो, जानते हो इट्स 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सो इट इज एक्चुअली अ ब्रिज बॉन्डिंग, बोरॉन बोरॉन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। So this is B2S6, 3 center 2 electron bond. B3N3H6 is inorganic benzene, इसमें डायरेक्टली बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन बॉन्ड्स हैं। आपको समझाने के लिए मैं सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए दे रहा हूँ, अदरवाइज केवल इतने से ही सवाल सॉल्व हो जाना था कि B3N6 में बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड है। इसके बाद N2O ड्रॉ करेंगे तो इट इज N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसके बाद N2O4 डिसाइड करेंगे तो इसमें NN बॉन्ड होता है, दिस इज N2O4। इसके बाद H2S2O3 इफ वी ड्रॉ, H2H2O3 if you will draw, तो it is Na2H2O3 टाइप कंपाउंड, थायोसल्फेट जैसे लिखते हैं, तो दिस इज S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, OH and OH, and the last compound H2H2O8, this is Marshall's acid, so S double bond S double bond O, ये रिएक्टेंट है मार्शल्स एसिड। अब आपसे पूछा है अमंग दिस द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम टाइप। सो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम टाइप अगर हम चेक करेंगे तो देखो इस केस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में बॉन्ड आ रहा है, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में बॉन्ड आ रहा है, यहाँ सल्फर सल्फर बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। सिमिलर एटम बोला है, सेंट्रल एटम नहीं बोला है, ध्यान से देख लो। परऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है, H2H2O3 में सल्फर सल्फर कोवेलेंट बॉन्ड है, N2O4 में NN, N2O में N। इसका आंसर 4 मार्क करेंगे। ठीक है सर एक डाउट था इसमें, बोलो। सर H2SO3 में तो थायोसल्फेट की वो सल्फेट से कंपेयर करके लिखना होता है, ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाया, इसलिए सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट -2 लेते हैं। चलो, उसके बाद लिखा हुआ है 143 केल्विन द रिएक्शन ऑफ XgF4 एंड O2F2 प्रोड्यूसेस अ xenon कंपाउंड Y, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द होल मॉलिक्यूल ऑफ Y इज। तो आपको XgF4 की रिएक्शन O2F2 से लिखनी है, तो XgF4 की रिएक्शन O2F2 से बनेगा XgF6 एंड O2, फ्लोरिनेशन होगा सीधे सीधे। तो इसमें आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो XgF6 का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फॉर्म आएगी, 6 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर xenon के साथ आ जाएगा sp3d3। ये आपका Y है। नंबर ऑफ लोन पेयर लिखेंगे अगर हम, फ्लोरीन के साथ 3 लोन पेयर है, 6 फ्लोरीन और 1 xenon के साथ है, तो आपका आंसर 19 आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन के एनसीईआरटी रेफर कर लेना बिल्कुल सही। Then comes question number 15. It's given the following reaction is an equilibrium constant Kc is 1.6 into 10 to the power 17
When the equal volume of 0.06 m Fe2 plus and 0.2 m sulfide ion solution are mixed, the equilibrium concentration of Fe2 plus is found to be y into 10 to the power minus 17. The value of y is, देखो आपको equilibrium deal करना है, so it's Fe2 plus aqueous plus sulfide ion aqueous gives FeS solid. तो ये heterogeneous equilibrium का केस हो गया. इसका equilibrium constant दे रखा है 1.6 into 10 to the power 17. Fe2 plus concentration 0.06, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.2, दोनों का इक्वल वॉल्यूम दिया गया है तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी. ठीक है. एंड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस. तो जब इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे इसमें तो आप देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हायर है. तो ऐसे कंडीशन में क्या बताया था कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उसको जीरो अटेंड करा देते हैं, तो उसकी जगह एक नई वैल्यू लिख लेते हैं. तो लेट्स से आई राइट इट एज x. ये 0.03 है जो कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा. तो अगर ये 0.03 पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो ये 0.1 माइनस 0.03 हो जाएगा और ये एक्चुअली 0.3 फॉर्म होगा, बट सॉलिड लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो अब अगर हम इसका Kc लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/x इंटू 0.07 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17. यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 17 बाय 1.6 इंटू 0.07. इसको सॉल्व करके आपको आंसर रिपोर्ट कर देना है. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 8.92 बन जाएगी. IIT ने इसका आंसर रेंज में दिया था 8.7 से लेके 9.1 के बीच में. किसी ने कोई भी आंसर लिखा था तो ये करेक्ट था. तो वो केवल कैलकुलेशन के अप्रॉक्सीमेशन की वजह से दिया था, अदरवाइज आप एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते थे. इट इज क्लोज जस्ट 8.92. कोशिश करना होता है क्लोजेस्ट आंसर ही निकालना होता है, बहुत अप्रॉक्सीमेट नहीं करना होता है, अपनी तरफ से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट नहीं करना होता है. जितनी एरर होगी बस उतने से ही डेटा मैच करा देना. नेक्स्ट केस में लिखा हुआ है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, its vapor pressure decreases from 650 mm mercury to 640 mm mercury. The depression of freezing point of benzene upon dilution of this solute is. तो देखो आप सबसे पहले आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो आपको दे रखा है कि 650 से 640 हो गया है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर लिखेंगे हम लोग तो वैल्यू आ जाएगी 1/65 या 10/650 लिख लो पहले. 1/65 ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया पहले सोल्यूट का. उसका लिखा है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूट. तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक, तो वांट ऑफ फैक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा. सो डेल्टा TF आपको निकालना है बेसिकली डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. KF की वैल्यू अपने को 5.12 दे रखी है. मोलालिटी आपको निकालना है, तो मोलालिटी के लिए देखो मोल फ्रैक्शन 1/65 दे रखा है, मतलब 1 मोल. अगर हम सब्सटेंस देंगे तो 64 मोल्स अपने आप ही बेंजीन हो गए. उस तरीके से भी कर सकते हैं, या सिंपल लॉजिक है तो उसको मोलालिटी में कन्वर्ट करना है. तो 1 मोल सोल्यूट कंसीडर कर लिया हमने, और सॉल्वेंट का अमाउंट लिखेंगे तो 64 मोल्स हैं इंटू 78, ये इसके अमाउंट हो गया, और 1000 ग्राम में कितना होगा तो ये आपकी मोलालिटी होगी. तो मैंने मोल फ्रैक्शन को एक बार मोलालिटी में कन्वर्ट कर दिया, आप देख लीजिए ध्यान से. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर 1.02 आ जाएगा. यही आपका आंसर हो जाना है. उसमें आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो इनिशियल डेटा है उसे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी निकाला है, उससे सीधे मोलालिटी निकल जा रही है. अदरवाइज क्या करना था कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उससे आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालते पहले, और फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट करके दोबारा मोलालिटी निकालते, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन स्टेप बढ़ जाते. तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, तो उससे सीधा आंसर हमारा 1.02 आ रहा है. IIT ने जो उसका आंसर दिया था दैट वाज अ रेंज फ्रॉम 0.97 टू 1.06 के बीच में जो भी आंसर लिखा था ऑल वर करेक्ट. ऑल्दो इतना अप्रॉक्सीमेशन नीडेड नहीं था, एग्जैक्ट 1.02 आ जाएगा. ये 80/78 बन जाएगा सीधे सीधे. तो ऐसे केस में आप इसका आंसर सीधे 1 भी लिख सकते थे. Then comes question number 17. It's given consider the kinetics data in the given following table A plus B plus B is C. तो देखो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. सो दिखा है द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर A इक्वल टू 0.15, B 0.25, C 0.15 इज गिवन y इंटू 10 टू द पावर -5 द वैल्यू ऑफ y. तो आपको पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है. तो आपको देखो पहले फटाफट ऑर्डर चेक करना है. ऑर्डर चेक करने में देखो A और C यहाँ पे कांस्टेंट है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे देखो डबल किया हुआ है, और रेट में देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन रेट। उससे पता चल गया आपको कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो ज़ीरो है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज ज़ीरो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद देखो आपको बी से तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बी की कुछ भी कंसंट्रेशन हो दैट इज इररिलेवेंट नाउ। अब इसके बाद अगला ऑप्शन चेक कर लो ए और सी के केस में। तो ए और सी के केस में अगर हम डेटा नंबर 1 और 3 चेक कर लें, तो यहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ है, इसको डबल किया हुआ है, और यहाँ रेट देखो डबल हो जा रहा है। तो उसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी जो है वो 1 आ गया। इसके बाद डेटा नंबर 1 और 4 ही चेक करो, अब वही एक ऑप्शन बचा है। 1 और 4 में सी फिक्स्ड है, कॉन्सेंट्रेशन 2/3 करी है तो रेट भी देखो, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन 3/2 करी है तो रेट भी 3/2 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो भी 1 आ जाएगा। पहले आप इतना चेक कर लो। बस अगर ये आ गया तो इससे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ सी। अब किसी भी एक गिवन डेटा से सबसे पहले के फाइंड आउट करो। सो इट्स गिवन 6 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के इंटू 0.2 इंटू 0.1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻³ और अब आप एक्चुअल रेट निकाल लो तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.15, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ऑल्सो 0.15। ये आपको सॉल्व करके आंसर लिखना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए एक बार। यहाँ से सॉल्व होने के बाद 6.75 इंटू 10⁵ आ जाएगा। यहाँ से हम y की वैल्यू 6.75 लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। IIT ने इसका आंसर 6.7 से लेके 6.8 के बीच में कुछ भी लिखा था उसको करेक्ट मान लिया था। दैट इज ड्यू टू अगेन कैलकुलेशन ऑप्शंस। Then to the next question is question number 18. It's given scheme 1 and 2 describes the conversion of P, Q, RS selectively respectively. Scheme 3 describes the synthesis of T from Q and S. The total number of Br atoms in the molecule of T is, तो आपको 3 स्कीम दे रखी है, आपको पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। और आप फिर से देख सकते हो इस एक सवाल को टैकल करने के लिए हमको टोटल 11 इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले देखो एनिलीन की रिएक्शन एक्सेस ऑफ Br2 से करा रहे हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म होगा। सबसे पहले 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन विल बी फॉर्म। उसके बाद NaNO2 HCl से रिएक्शन करा के CuCN KCN अप्लाई किया है तो डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद NH2 हट के वहाँ पे Cn लग जाएगा आके। सो दिस इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो साइनोबेंजीन बन गया। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो Cn ग्रुप जो है वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और अभी भी 3 Br ग्रुप लगे हुए हैं। और इसकी रिएक्शन फर्दर SOCl2 पिरिडीन से कराएंगे तो COCl फॉर्म हो जाएगा, ये आपका Q हो गया। तो दिस इज COCl विथ 3 Br ग्रुप्स। ठीक है, दिस इज योर Q। अब Q के रिएक्शन ओलियम से करा रहे हैं पहले, नहीं सॉरी Q तो अलग हो गया, बाहर से हो। अब आर एक अलग कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से करा रहे हैं तो पहले सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड C6H5SO3H। फिर NaOH के साथ रिएक्शन करा के हीट करा दे रहे हैं तो ये फिनॉल कन्वर्जन हो जाएगा। पहले सॉल्ट बनेगा फिर हीट कर देंगे तो विल कन्वर्ट टू फिनॉल। H+ देने के बाद फिनॉल ही बनेगा। फिनॉल के ऊपर Br2 CH2 273 केल्विन ऐड कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो केवल इसका पैरा प्रोडक्ट काउंट करेंगे क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। मेजर केस काउंट करना है तो आप पैरा ब्रोमो फिनॉल कंसीडर कर लो। अगर ये एक्वस मीडियम में कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता, ये आपका S हो गया। अब उसके बाद S की रिएक्शन NaOH से करानी है पहले तो फिनॉक्साइड आयन बना लिया हमने, और फिर उसकी रिएक्शन Q से करा दी गई है। ये फिनॉक्साइड आयन हो गया कैरिंग 1 Br, और Q हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दिस इज C6H5COCl, और इस पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल है। ये शॉर्ट एंड बाउंड जैसी रिएक्शन हो जाएगी, फिनॉक्साइड आयन इसके ऊपर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा थ्रू टेट्राइडल इंटरमीडिएट। तो यहाँ से Q जो T जो फॉर्म होगा दैट इज Br O C डबल बॉन्ड O
246 ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। और तो इतना नहीं लिखना था क्योंकि आपसे केवल इतना पूछा गया था कितने बी आर कनेक्ट हो रहे हैं, बट रिएक्शन अगर आप क्विकली विजुअलाइज करते चले जाते तो भी आंसर तक पहुंच जाते। मैं जो आपको पूरा सोल्यूशन सिखाना चाहता हूँ इसलिए पूरा सॉल्व करते रहो। सो दिस विल बी बी आर। अब उसने पूछा हुआ है जो टी मेजर प्रोडक्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ बी आर आइटम्स पूछे गए। यू कैन सी इट इज 4 बी आर आइटम्स, 1 2 3 एंड 4। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। और यहाँ एग्जैक्ट 4 रिपोर्ट करना था, नो लिबर्टी, राइट। सो दिस कंप्लीट्स योर पेपर।